2 अगस्त 1981 की तारीख आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफ़र कर रहा था। ख़राब मौसम और कुछ कन्फ्यूजन के चलते जहाज़ भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज़ एक शवाल की चट्टान से टकराया है। सूखी ज़मीन देखकर जहाज़ के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नज़दीक था लेकिन समुद्र में काफ़ी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूंकि जहाज़ के डूबने जैसा कोई खतरा अब नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज़ पर ही रुककर मदद का इंतज़ार किया जाएगा। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर पर खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने नज़र ज़रा पैनी की। ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज़ के जो उनकी कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़े हुए थे और इन हथियारों को वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज़ आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज़ पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक के शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराइए। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी में आ गया है, लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालात खराब थे। एक फ्लेयर गन थी, कुछ पाइप थे, जिससे जो मिला पकड़ कर ले आया। इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते भी कोई चढ़ नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़कर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिस्मेंटल करने के लिए कंपनी को ठेका दिया गया। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब कुछ फिर से शांत हुआ। जंगल से लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से कोई पाला नहीं पड़ा। यहाँ न कोई जा सकता है, न इन लोगों से मिल ही सकता है। कौन है लोग, जानेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 9 अगस्त है और इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज आपको बताएंगे भारत की उस आदिवासी आबादी के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से पड़ा नहीं अब तक, जिनके इलाके में पैर रखना मुश्किल है, इलीगल भी है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा कि अंडमान के लोग आदमखोर हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखते हैं मार ही डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया, लेकिन इतिहासकार ये मानते नहीं कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखे। संभव है कि मार्को पोलो ने जो भी लिखा वो सब सुनी सुनाई बातें थी। बहरहाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुंचा। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहां उतरे नहीं, वो पहुंचे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। जहाज से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ मालूम नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तब इन पर अचानक हमला हो गया। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली आबादी और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर लेकर आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब रहने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस उनके द्वीप पर छोड़ दिया।
इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई नई कोशिश नहीं की गई। 1896 में संभवतः काला पानी से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ रोज बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली, जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नज़दीक नहीं फटका। आज़ादी के बाद भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाज़त दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से उन्होंने देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की तरफ भाग लिए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने, उनके दल ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इसी तरह इन लोगों के बारे में कुछ मालूम चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई गई थी और अंदर आग जल रही थी। वहां शहद, सूअर की हड्डियां भी थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी थे। तीर की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहां कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर ये लोग छोड़ के आ गए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है इस इलाके की। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गई। दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, अलग अलग बोल रहे हैं दोनों, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भी यही तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नज़दीक पहुंची, उन पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लग गया। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई नेशनल ज्योग्राफिक की। 3 दिनों की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक पहुंच पाई। यहां इन्होंने कुछ गिफ्ट्स छोड़े, मसलन एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया। ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों को देख के। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सलूक हुआ। उसी साल नैट जियो में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली तैयार थे, लेकिन कोई ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर चला देते। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम पहुंची थी वहां पे द्वीप पर। इस टीम में टीएन पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उस समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोका। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हुए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो मालूम चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब यही कि तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर अब भी पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद इनकी लाश भी बीच पर दिखाई दी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी जारी की गई हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई तो उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। चूंकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता टेक्निकली। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो आपकी जिम्मेदारी खुद की होगी। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे जब साल 2018 में एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन लोगों तक पहुंचा देगा। 15 नवंबर को चाउ यहाँ पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुका।
उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाऊ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई बार कोशिश हुई कि चाऊ के शरीर को वापस ले लिया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से ही स्वागत हुआ। अब एक नज़र डालते हैं कि इन लोगों के बारे में हमें अब तक क्या पता है। पहली बात तो ये कि ये लोग आदमखोर नहीं हैं। चूंकि आदिवासी मरे हुए साथियों की हड्डियां गले में पहनते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते थे, लेकिन इस बात के कोई साक्ष्य मिलते नहीं। ये लोग झोपड़े बनाकर रहते हैं और ज़मीन पर सोते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है और ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इनकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी हैं। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया। तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ आई बीमारियाँ। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। अधिकतर जनजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर जिसने रखी, और इसी कारण ये अब तक बचे हुए हैं। यहाँ जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ जीना ही काफ़ी है। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। एक चीज़ जो हमने कही थी, चिंगारी को संभालना कैसे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। चिंगारी गिरती है, आग लग जाती है, फिर उस आग को आप कंटिन्यू रखते हैं। तारीख के अगले एपिसोड में मिलने की उम्मीद के साथ अब हम लेते हैं विदा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।